नमस्कार और आप देख रहे हैं कांडी बनारसी। कांडी बनारसी में आपका स्वागत है। मुर्शिदाबाद में जिस तरीके से बाबरी मस्जिद का नींव रखा गया और उसके बाद से राजनीतिक सियासत तेज हो गया और हम बातचीत करेंगे। हमारे साथ हैं बीजेपी प्रवक्ता गौरव मिश्रा जी हैं और जिस तरीके से राजनीतिक सियासत तेज हुआ है बंगाल को लेकर, जिस तरीके से नींव पड़ा है मुर्शिदाबाद में, जिस तरीके से बाबरी मस्जिद की जो नींव रखी गई है उसको लेकर क्या मानते हैं? आगामी चुनाव में कितना इससे असर पड़ पाएगा, खासकर टीएमसी को लेकर? सबसे पहले तो आपके दर्शकों को मेरा नमस्कार। कुलदीप जी, पश्चिम बंगाल देश का वो प्रदेश है जो लगभग उसको पाकिस्तान बना दिया गया है ममता बनर्जी जी के द्वारा, और ये हुमायूं कबीर जो है ये उन्हीं के पार्टी का है और उन्हीं के दिमाग का ये षड्यंत्र भी है कि किसी तरह से यहाँ पे ध्रुवीकरण किया जाए और जो मुस्लिम वोट का कंसोलिडेशन है उसको इकट्ठा किया जाए और ये अंदर खाने, ये उन दोनों की जुगलबंदी है। उसका सबसे बड़ा प्रमाण ये है कि पिछले 1-1.5 महीने से हुमायूं कबीर इस बात को कह रहा था और बावजूद उसको गिरफ्तार करने के उसको खुली छूट दे दी गई, और आज वहाँ पर 6 दिसंबर को सरकारी अमला बिरयानी बनाने में लगा हुआ है, उसको खिलाने में लगा हुआ है, लोगों के उनकी व्यवस्था करने में प्रशासन लगा हुआ है। तो ये क्या दर्शाता है? ये दर्शाता है कि पश्चिम बंगाल को सांप्रदायिकता की आग में झोंकना है, क्योंकि बिहार का जो परिणाम आया है उसने सांप्रदायिक ध्रुवीकरण करके चुनाव लड़ने वालों की चूलें हिला दी हैं, उनकी नींद हराम कर दी है। इसलिए पश्चिम बंगाल को इस तरह के उन्माद में डालने का प्रयास किया जा रहा है। और रही जहाँ तक बाबरी मस्जिद की जहाँ तक बात है, एक बात तो मैं बहुत साफ स्पष्ट शब्दों में कहना चाहता हूँ कि भारतवर्ष में अब बाबर जन्म नहीं ले सकता और ना बाबरी जन्म ले सकती है। मस्जिद बन सकती है, वो किसी का भी अधिकार है, लेकिन वो बाबर जिसने 100 करोड़ से अधिक हिंदुओं पर उनको जलील करना है या उनको अपमानित करना है, तो ऐसी कोई भी चीज़, ऐसा कोई भी मॉन्यूमेंट, ऐसा कोई भी स्थापत्य भारतवर्ष की भूमि पे अब नहीं बन सकता। ये बात साफ और स्पष्ट है। लेकिन एक बात बताइए, चुनाव की जो सरगर्मी है, अगले साल चुनाव भी है, जिस तरीके से पश्चिमी बंगाल में चुनाव है, तो क्या असर रहेगा? बहुत सारे लोग कयास लगा रहे हैं कि बहुत सारे हिंदू एकत्रित हो जाएंगे, चाहे मुस्लिम एकत्रित हो जाएंगे, तो नुकसान किसका होगा और फायदा किसको होगा? देखिए, पश्चिम बंगाल में जो घुसपैठिए हैं बांग्लादेश के, जो रोहिंग्या हैं, वो कैंसर का रूप धारण कर चुके हैं। उनकी संख्या इतनी ज़्यादा बढ़ चुकी है कि उनके घरों से लोग सरकारी नौकरियां कर रहे हैं और उनकी दूसरी तीसरी पीढ़ी कर रही है। और इसको बाकायदे स्टेट की पॉलिसी बना करके ज्योति बसु के समय से पश्चिम बंगाल में अप्लाई किया गया और उन्हीं लोगों के सस्ते वोट बैंक के दम पर सत्ता में बने रहे। चाहे वो ज्योति बसु हो, उसको कई गुना बढ़ा करके ममता बनर्जी ने अप्लाई किया। खेला होवे के नाम पर उनको खुली छूट दी जाती है चुनाव में धांधली करने के लिए, हिंसा करने के लिए। आप लोगों ने देखा होगा किस तरह से वहाँ पर बैलेट पेपर छीन करके भागा जाता है, चुनाव में हिंसा होती है। पिछले विधानसभा चुनाव में हमारे 140 से ज़्यादा कार्यकर्ताओं की हत्या कर दी गई, ना जाने कितने लोग प्रदेश छोड़ करके चले गए। तो पश्चिम बंगाल को एक तरह से उन्माद, बल्कि हम कहें कि आंतरिक आतंकवाद का अड्डा बना दिया गया है, उसकी नर्सरी बना दी गई है। लेकिन बिहार के SIR ने ये साबित कर दिया कि जिस तरह से फर्जी वोटर, विदेशी वोटर के बल पर ये चुनाव जीतते रहे हैं लोग, वो दिन अब लग गए। पश्चिम बंगाल में SIR हो रहा है, उसके परिणाम भी आएंगे। आप निश्चित रूप से देखिएगा, इस तरह के लोग एलिमिनेट होंगे और वहाँ पे स्वस्थ चुनाव आयोग कराएगा और पश्चिम बंगाल में भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनेगी। इस बात के लिए हम पूर्ण आश्वस्त हैं। हम लोग तो बंगाल पे बात कर ले, थोड़ा सा हम लोग बनारस पे बात करें। बनारस में कफ सिरप का जो मामला लगातार चल रहा है और सीधे तौर पर योगी सरकार, योगी बाबा जी ने कह दिए कि भाई इसको किसी को बख्शा नहीं जाएगा। आपको क्या लगता है कि कौन कौन लोग इसमें लिप्त होंगे? देखिए, तो इन्वेस्टिगेटिंग एजेंसी बताएगी, SIT इस पर बन गई है, उसको रिपोर्ट सौंपना है, उस रिपोर्ट में सारी बातें आ जाएंगी। जो लोग भी शामिल होंगे, मेरा स्पष्ट मानना है, माननीय मुख्यमंत्री पूज्य योगी आदित्यनाथ जी ने सीधे सीधे कहा है कि किसी भी प्रकार के अपराध को सरकारी संरक्षण, पार्टी का संरक्षण नहीं मिलेगा। जो करेगा वो भुगतेगा, चाहे वो किसी फ्रेटर्निटी का हो। एक बात तो बहुत साफ समझ लेना चाहिए कि जो गलत काम करेगा इस राज्य में उसको सजा भुगतनी ही पड़ेगी।
इसलिए आप इंतज़ार करिए, देखिए जो लोग भी इसमें शामिल होंगे। अभी कल पकड़ी गई है कुछ अवैध गोदाम से कफ सिरप पकड़ी भी गई है, ये सारी चीज़ें आ रही हैं। कोई इसमें बचेगा नहीं, किसी कीमत पे नहीं बचेगा, चाहे वो कोई हो। किसी के साथ फ़ोटो खिंचा करके घूम रहा हो, किसी के साथ मंच पे बैठा हो, उसका फ़र्क नहीं पड़ता है। उसके साथ जो कानून सम्मत कार्रवाई होगी वो होनी ही होनी है। लेकिन शुभम जायसवाल जिस तरीके से लगातार बाहुबलियों के संरक्षण में लोग कह रहे हैं कि संरक्षण मिल रहा है, उसके तर्ज पे ये विदेश भाग गया है, जबकि उसके पिताजी को गिरफ्तार भी कर लिया गया है, और भी जो भी करीबी हैं उनको पुलिस लगातार दबिश दे रही है, पूछताछ भी कर रही है। लेकिन जिस तरीके से ये जो कालाबाजारी चल रहा था, कफ सिरप का मामला लगभग 1.5-2 साल से चल रहा था, लेकिन वो खुलासा इस समय हुआ है और लगातार विपक्ष उसको लेकर लगातार ये सवाल कर रहे हैं कि इस तरीके के बड़ा गिरोह चल रहा था और किसके संरक्षण में चल रहा था। देखिए, अगर संरक्षण रहा होता तो पहले तो इसका खुलासा ही नहीं होता और भी चलता रहता। अभी तो चुनाव 2027 में आने हैं, तो किसी भी प्रकार के संरक्षण जैसी बात तो इससे साबित हो जाती है कि नहीं है। अपराध कोई चोरी से कर ले, 2 दिन बच जाए, 4 दिन बच जाए, लेकिन अपराध तो अपराध है, उसको तो बाहर आना ही आना है, वो बच नहीं सकता। और जैसे ही वो बाहर आया, अब कार्रवाई शुरू हो गई, पकड़े जा रहे हैं, और जो लोग भी इसमें संलिप्त होंगे वो सलाखों के पीछे जाएंगे, उनको दंड भुगतना पड़ेगा। इसमें किसी भी प्रकार का कोई उनके साथ कोताही नहीं बरता जाएगा। SIR को लेकर क्या कहेंगे? जिस तरीके से विपक्ष लगातार ये आरोप लगा रहे हैं कि ये चीज़ें होनी नहीं चाहिए, इसे समय देना चाहिए था, बहुत सारे BLO और बहुत सारे अध्यापक आत्महत्या कर रहे हैं। देखिए, विपक्ष लगातार चुनाव हार रहा है। 22 राज्यों में भारतीय जनता पार्टी की NDA की सरकार चल रही है और जनता ने आशीर्वाद, ये प्यार दिया है। उत्तर प्रदेश में समाजवादी पार्टी 37 लोकसभा सीट जीत जाती है, हम 62 से 33 पे आ जाते हैं, तो उसके लिए SIR की कोई बात नहीं होती है, उसके लिए वोट चोरी की भी कोई बात नहीं होती है। वो ईमानदारी से सीट उनको मिली है और उसको डंके की चोट पर ये बेचा जाता है बाकायदे कि हम इनको हरा दिए, जनता ने इनको हरा दिया। लेकिन जब SIR होता है ईमानदारी से, जब वोटों की जांच होती है, तो क्यों इनको बेचैनी हो रही है? क्योंकि बिहार के परिणाम, हरियाणा के परिणाम, महाराष्ट्र के परिणाम, उत्तर प्रदेश के उपचुनावों के परिणाम से इनकी धरती खसक चुकी है। तो अपने हार की हताशा में अग्रिम रूप से ये एक प्रकार से उसका शील्ड लेकर के चल रहे हैं कि यही होगा, क्योंकि परिणाम तो उन्हें पता है कि चुनाव हारेंगे। जनता उनके पक्ष में नहीं है, उनको मालूम है, और उनके चरित्र के बारे में पता है। और जिस वोट बैंक को इन लोगों ने सींचा है दशकों से, जिस वोट बैंक को खुली चुनौती दी है, अपने अपने हाथे में बसाया है, आज वो सारे निकल रहे हैं ना। आज 17 कमिश्नरी में डिटेंशन सेंटर उत्तर प्रदेश में बन रहा है, और वो कहाँ निकल रहे हैं? इन्हीं लोगों के संरक्षण से ऐसे लोग पलते बढ़ते थे, अपराध करते थे, सफाई कर्मी के रूप में हमारे ही देश के, हमारे ही प्रदेश के कामगारों का हक छीनते थे, संसाधनों को नोचते थे। लेकिन इनके वोट बैंक बनते थे। इनको पता था कि वो हमारे ही वोट बैंक हैं, वो भारतीय जनता पार्टी को वोट नहीं करेंगे। तो आज वो वोट बैंक खिसक रहा है हजारों की संख्या में। आप बनारस में देखिए, सड़कों पर आप जाइए, चौका घाट की तरफ देखिए, क्या स्थिति है, लाइन लगी हुई है। टार्च ऑपरेशन के माध्यम से खोजा जा रहा है। बहुत सारे लोग कह रहे हैं कि टार्च जो जलाकर खोजा जा रहा है एक एक झुग्गी झपड़ियों में। तो क्या मानते हैं जिस तरीके से इस तरीके से जो प्रक्रिया चल रही है? कुलदीप जी, मैं अपना व्यक्तिगत आपको अनुभव बताता हूँ। 1991 की घटना है। काशी हिंदू विश्वविद्यालय लंका गेट के सामने एक रिक्शे वाले से मेरी झड़प हो गई। मैं अत्यंत युवा था उस समय, और वो बांग्लादेशी था। बांग्लादेशी होने के नाते मैं उस पर बुरी तरह से उखड़ गया कि उसकी हिम्मत कैसे हुई यहाँ आकर के काम करने की। और डंके की चोट पे उसने हमको बोला, लड़खड़ाती भाषा में, हिंदी अच्छे से बोल भी नहीं पा रहा था, और कहा कि मेरा वोटर कार्ड भी है, मेरा राशन कार्ड भी बनवा लिया है, क्या बिगाड़ सकते हो? जो बिगाड़ सकते हो बिगाड़ लो मेरा। वो शब्द उसके आज भी मेरे कान में गूंज रहे हैं। और जब मैं उसके खिलाफ हिंसक तरीके से उसका विरोध करना चाहा, तो लोकल लोगों ने मेरा विरोध किया और मैं पीछे हट गया। और वो ह्यूमिलेशन, वो अपमान मेरे जहन में आज तक बैठा हुआ है। ये धन्य है प्रधानमंत्री मोदी जी की सरकार के दौरान ये SIR हो रहा है कि इस तरह के घुसपैठिए, इस तरह के अपराधी, इस तरह के क्रिमिनल, देश के शत्रु अब निकाले जा रहे हैं, इनमें दवाई डाली जा रही है।
ये बिलों से बाहर आ रहे हैं। आप पश्चिम बंगाल के बांग्लादेश के बॉर्डर पर जाकर के देखिए क्या स्थिति है, तिल रखने की जगह नहीं है, भगदड़ मची हुई है। कलकत्ता के अंदर पूरा हावड़ा ब्रिज के नीचे जो हावड़ा बाजार है, वो वहाँ जितने बांग्लादेशी से सब निकल भागे हैं, सब वहाँ से बड़े बड़े बाजार वहाँ से खाली हो रहे हैं कि इनको देश में जहाँ भी ये हैं वहाँ से या तो ये पलायित हो जा रहे हैं, भाग रहे हैं, और या पुलिस इनको चिन्हित करके डिटेंशन कैंप में ले जाएगी। 25-25 साल 30-30 साल से पैन कार्ड बनवाए हुए हैं, आधार कार्ड बनवाए हुए हैं, वोटर आईडी कार्ड बनवाए हुए हैं, और बताते हैं पश्चिम बंगाल के रहने वाले हैं, आसाम के रहने वाले हैं। लेकिन जब वहाँ का पूछा जाता है डिटेल तो वहाँ का पता नहीं बता पाते, क्योंकि हैं तो मूलतः वहाँ से आए हुए, बांग्लादेश से आए हुए। तो बांग्लादेशियों का देश नहीं है। यहाँ के संसाधनों पर इस देश के हिंदू, मुसलमान, सिख, ईसाई पहला हक है, और किसी विदेशी का हक भारत के संसाधनों पे नहीं हो सकता। इसलिए इनको अपने देश जाना ही पड़ेगा, नहीं तो जो अंतर्राष्ट्रीय स्तर पे जो कानून कहेगा वो उनके साथ वही बर्ताव होगा। तो आप सुन रहे थे गौरव मिश्रा, बहुत सारी बात बताए हैं, और जिस तरीके से मुर्शिदाबाद में जो बाबरी मस्जिद बन रही है उसको लेकर सीधे तौर पर इनका कहना है कि बाबरी मस्जिद जरूर बन जाएगी लेकिन बाबर कोई पैदा नहीं होगा। विशेष इंटरव्यू कर रहे थे, तुम्हारे साथ बने रही कांडी बनारसी के साथ। नमस्कार।